एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये इमरजेंसी प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया। आखिर हमारे संविधान निर्माता संविधान में ये क्यों रखे, इसके पीछे क्या उद्देश्य थी, आपातकालीन उपबंध को रखने का उद्देश्य क्या था। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किस ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाई जाती है, कितने तरह की इमरजेंसी होते हैं, इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है, और फिर इसका अभी के समय में न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है या नहीं इमरजेंसी प्रोविजन का। अगर गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाती है तो क्या हम उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन क्या है। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? पार्ट 18 में। ओके, और कितने से कितने आर्टिकल तक है ये इमरजेंसी प्रोविजन? तो आर्टिकल 352 से 360 तक है। ये जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है वो इंस्पायर्ड है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो भी कहीं ना कहीं के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, और वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसका एक प्रोविजन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी देखने को मिलता है इमरजेंसी प्रोविजन का। आगे की ये फेडरल स्ट्रक्चर एबोलिश कैसे करता है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है इसकी वजह से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर एबोलिश कैसे हो जाता है। जैसा कि संसदीय प्रणाली है, हमारी संसदीय प्रणाली कैसी है? हमारी संसदीय प्रणाली संघात्मक है, यानी यहाँ लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूट है सेंट्रल और स्टेट के बीच। वजूद भी कैसे केंद्र की ओर ज्यादा झुका हुआ है। तो इसके कई सारे प्रोविजन है, जिसमें से एक इमरजेंसी प्रोविजन भी है जहां हमें ये देखने को मिलता है। तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे, कि आपात की स्थिति में कैसे हमारा संविधान, हमारी संसदीय प्रणाली संघात्मक से एकात्मक का रूप ले लेती है, यानी कि संघात्मक से एकात्मक का रूप कैसे ले लेती है हमारा संसदीय प्रणाली। तो आज हम इन सब के बारे में ही देखेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजन कैसे भूमिका निभाती है इसमें। तो जब आपात की स्थिति लागू हो जाती है तब क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की सारे पावर को सीज कर लेती है। वो उसके जो लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, वो सारे पावर को, वहां के सारे पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर ले लेती है। और उस समय आपात की स्थिति में एकात्मक राज्य व्यवस्था हो जाता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है, स्टेट गवर्नमेंट की सारी शक्ति उस समय समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना वर्क करती है, लेकिन वो कोई भी डिसीजन उस वक्त खुद नहीं ले पाती है। वो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पे रूल रेगुलेशन लॉ जो भी करना है, वहां क्या करना है नहीं करना है, सारी कार्य व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय देखती है। और जैसे आगे हम भी देखेंगे कि जैसे ये इकोनॉमिक को लेके है कि फाइनेंशियल प्रोविजन जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है केंद्र और राज्य के बीच, तो वो भी बंद हो जाता है। राज्य को जो पैसे जाने वाले होते हैं वो भी पैसे केंद्र खुद रखती है अपने पास, क्योंकि उस समय शासन व्यवस्था केंद्र संभाल रही होती है। तो इन सब में ही हमें देखने को मिलता है कि जो केंद्र है वो कैसे संघात्मक से एकात्मक का रूप ले लेती है आपात के प्रोविजन में। अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माता जो थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन क्यों रखे। तो द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द एक्सपीरियंसेस ऑफ colonial and post-colonial women incorporated special provision to deal with extraordinary situation threatening the unity, integrity and sovereignty of the nation। यानी जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए संविधान में विशेष प्रावधान शामिल किए, ताकि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे की स्थिति में उससे निपटा जा सके। क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी तो उन्हें ऐसा लगा था कि हो सकता है कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आ सकती है जब राज्य आपस में ही उन लोगों के बीच झगड़े की स्थिति आ जाए, अलग होने की स्थिति आ जाए, ऐसी कुछ भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उस समय हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है, अलग अलग राज्य का होना हो, इन लोगों में ही, इन राज्य के बीच आपसी खतरा उत्पन्न ना हो जाए। एक स्टेट ये ना कहने लगे कि हमें दूसरा कंट्री बनाना है, दूसरा देश बनाना है, भारत से अलग होना है। तो इससे यूनिटी को खतरा हो सकता था, इंटीग्रिटी को खतरा हो सकता था, हमारी संप्रभुता नष्ट हो सकती थी। तो इन सबको देखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने आपातकालीन प्रावधान रखा, ताकि जो हमारी केंद्र है वो ऐसी व्यवस्था अपना शासन वहां पे चला सके, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस टाइम पे चले, सिर्फ केंद्र का शासन चलेगा, राष्ट्रपति शासन एक तरह से चलने लगती है। तो यही चीज कि उस स्टेट में अगर किसी स्टेट में वॉर, मतलब आपसी झगड़े हो रहे हैं, आंदोलन शुरू हो गया कि हमें एक अलग कंट्री बनाना है, तो ऐसा कुछ जब आए तो प्रधानमंत्री, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ऐसा एज अ प्रोक्लेमेशन वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की व्यवस्था कर सके, राज्य की इस एडमिनिस्ट्रेशन पावर को उस समय समाप्त कर दिया जाए। तो हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा न पहुंचे, इसके लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे वो आपातकालीन प्रावधान को हमारे संविधान में रखा।
अब ये आपातकालीन प्रावधान जो है वो हमारे संविधान के पार्ट 18 में है, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक है। इसको हम इमरजेंसी प्रोविजन के नाम से जानते हैं। अब कितने प्रकार के इमरजेंसी प्रोविजन है वो भी देख लेते हैं हमारे संविधान में। हमारे संविधान में 3 तरह के इमरजेंसी के प्रोविजन दिए गए हैं। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 में है, जो स्टेट इमरजेंसी है आर्टिकल 356 में है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। तो हमारे यहाँ 3 तरह की इमरजेंसी हमारे संविधान में दिया गया है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को ही हम प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी इसी को कहते हैं। जब हमारे राज्य का शासन ना हो के राष्ट्रपति का शासन यानी कि केंद्र का शासन हो जाता है। और नेशनल इमरजेंसी को हम प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। संविधान में कहीं भी नेशनल इमरजेंसी का चर्च नहीं किया गया है, हर जगह प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात की गई है। तो आज के सेशन में हम नेशनल इमरजेंसी को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी को देखेंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दिया गया है। नेशनल इमरजेंसी ऑल्सो नोन एज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब देखते ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, आखिर किस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। अब जैसे पहले था ना इमरजेंसी प्रोविजन, तो 3 तरह के इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। तो हमारे यहाँ 3 तरह के इमरजेंसी डिक्लेयर किए जाते हैं, प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर किए जाते हैं इन 3 स्थिति में। इन तीनों स्थिति में प्रोक्लेमेशन इशू होता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के क्या ग्राउंड है, कब नेशनल इमरजेंसी होते हैं, कब स्टेट इमरजेंसी के लिए प्रोक्लेमेशन इशू होता है, कब फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए प्रोक्लेमेशन इशू होता है। तो आज के वीडियो में हम नेशनल इमरजेंसी में कब प्रोक्लेमेशन इशू होता है तो उसके कुछ ग्राउंड को डिस्कस करेंगे। तो ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी exists whereby the security of India or of any part is threatened by war, external aggression, armed rebellion। हम ये जान लें कि आखिर ये इमरजेंसी कौन इशू करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, जब राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाता है कि हमारे देश में गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, या ऐसा संकट सन्निकट है, यानी कि ऐसी शंका है कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रेबेलियन हो सकता है। या तो हो चुका यानी हो गया है, वॉर हो रहा है, तब प्रोक्लेमेशन लगा सकते हैं, या फिर ऐसी आशंका है कि ऐसा हो सकता है तो प्रोक्लेमेशन लगा सकते हैं। तो घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में ऐसा प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं। अब वो पूरे इंडिया के लिए प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे या फिर एनी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए करेंगे, तो वो उस प्रोक्लेमेशन में नोटेड रहेगा, उल्लिखित किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो किसी पार्ट के लिए, पूरे इंडिया के लिए है, और जिनमें जो इशू होगा उसमें डिटेल रहता है। ये जो आर्म्ड रेबेलियन है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसके स्थान पे कुछ और था, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन रखा गया। तो आखिर आर्म्ड रेबेलियन की जगह पे था क्या, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, किससे, आर्म्ड रेबेलियन से। तो आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद नेशनल इमरजेंसी 3 आधार पे लगाए जाते हैं, एक वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा आर्म्ड रेबेलियन। ये वॉर क्या है, एन एक्चुअल वॉर विथ अनदर कंट्री, यानी किसी अन्य देश के साथ वास्तविक युद्ध हो। जैसे कि ये डिक्लेयर करके होता है, रिटर्न की तरह होता है कि एक देश दूसरे देश से सहमत होके कि अब हमारे जो आपसी झगड़े हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सिमट रहे, तो अब हम लिखित रूप में बातचीत के साथ वो लोग युद्ध शुरू करते हैं कि अब हमारे बीच वॉर होगा और इसके थ्रू हम अपने डिस्प्यूट को खत्म करेंगे। तो यही वॉर होता है। और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन में होता है कि बिना किसी उद्घोषणा के, बिना बताए, बिना किसी लिखित रूप में आपको एक देश को इन्फॉर्म किए हुए दूसरा देश उस पर हमला कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो यही हो जाता है कि बिना युद्ध की घोषणा के विदेशी हमला, युद्ध की घोषणा नहीं करते और डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। वॉर में क्या होता है, वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारी आपसी जो डिस्प्यूट है वो आपसी सहमति से समाप्त नहीं हो रही, शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं हो रही, तो अब हम वॉर करेंगे, ऐसा डिक्लेयर करते हैं। और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या, वो डिक्लेयर नहीं करते हैं, वो युद्ध के लिए और डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। ये एक्सटर्नल एग्रेशन है। तो इन सब स्थिति में नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ लगाया जाता है।
अब आर्म्ड रेबेलियन क्या है और ये इंटरनल डिस्टरबेंस के जगह पे क्यों आया, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि देश के इंटरनल डिस्टरबेंस वे आर्म्स आर यूज्ड अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि देश के अंदर हथियारों से विद्रोह होता है। ये हमारे अपने ही देश, जैसे कि इंडिया के अंदर ही आपस में लोग विद्रोह करने लगते हैं एक दूसरे को, जैसे एक स्टेट आपस में विद्रोह करना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमें इंडिया से अलग होना है, हमें दूसरा अपना एक कंट्री बनाना है। तो ये कि हम आपस में ही अपने ही देश में एक विद्रोह शुरू हो जाता है, तो इसके लिए आर्म्ड रेबेलियन जैसे प्रावधान थे। पहले ये थे इंटरनल डिस्टरबेंस। इसमें क्या था कि इंदिरा गांधी 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर प्रोक्लेमेशन इशू कर दिए थे, जिसमें उस टाइम पे क्या था, इस 44th अमेंडमेंट से पहले क्या क्या था कि डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। जैसे होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे, रिटन फॉर्म में दिया जाता है, देन जाके इमरजेंसी प्रोविजन में प्रोक्लेमेशन इशू होता है। बट वहां उस टाइम पे ऐसा नहीं था, वो सिर्फ ओरली भी हो जाता था कि अगर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से कह दिए कि हमें इमरजेंसी लगाना है तो वो प्रोक्लेमेशन इशू कर देते थे। तो वही था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इंदिरा गांधी ने उस समय के राष्ट्रपति से कहा कि उनको इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाना है, प्रोक्लेमेशन इशू करना है, और उन्होंने लगा दिया। तो जब इंदिरा गांधी प्रोक्लेमेशन हटाती है तो उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये प्रोविजन हटा दिया कि नहीं, इसके जगह पे आर्म्ड रेबेलियन रखा गया इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के। और उसके बाद ये भी प्रोविजन हो गया कि नेशनल जब लगाना हो तो रिटन फॉर्म में दिया जाएगा। देखिए कि नेशनल इमरजेंसी 3 आधार पे लगाए जाते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन के आधार पे। और आर्म रेबेलियन के रिप्लेस हुआ था किससे, इंटरनल डिस्टर्बेंस से। साथ ही ये भी देख लिया कि वॉर में कब होता है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ युद्ध पे डिक्लेयर कर देते हैं कि युद्ध करना है। एक्सटर्नल एग्रेशन होता है बिना डिक्लेरेशन का एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक कर देता है। आर्म रेबेलियन क्या है कि अपने ही देश में विद्रोह शुरू हो जाता है। देखते हैं कि इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है। इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट, यानी इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो पूरे इंडिया के लिए भी लागू की जा सकती है प्रोक्लेमेशन, या फिर एनी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी प्रोक्लेमेशन इशू की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर किसी पूरे इंडिया में किसी स्टेट में अगर कोई एग्रेशन वगैरह है वो हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि हम पूरे इंडिया के लोगों को, पूरे इंडिया के पब्लिक को परेशान करें। हम उस पर्टिकुलर पार्ट को में प्रोक्लेमेशन, सिर्फ उस पार्ट के लिए प्रोक्लेमेशन भी इशू किया जा सकता है। पहले ऐसा होता था कि पूरे इंडिया में एक साथ अगर कहीं भी किसी भी एरिया में कुछ पार्ट में कोई एग्रेशन वगैरह हो रहा है तो पूरे इंडिया के लिए प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता था। बट अब नहीं, एक एनी पार्ट के लिए कर सकते हैं। अगर किसी एक पार्ट में कोई एग्रेशन वगैरह हो रहा है तो हम सिर्फ उस पार्ट के लिए प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे, पूरे इंडिया के लिए नहीं। आगे देखेंगे कि प्रोसीजर फॉर प्रोक्लेमेशन इशू करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कितने ड्यूरेशन वगैरह के लिए प्रोक्लेमेशन इशू होते हैं, और जब हम लोकसभा में इसे पास करते हैं अप्रूवल के लिए तो कितने टाइम पीरियड के अंदर कराना होता है, और ये जो प्रोक्लेमेशन है वो कितने दिनों तक के लिए मान्य होते हैं। तो इसके बाद प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि पहले था कि ओरली हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे और वो भी रिटन एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। जब यूनियन कैबिनेट रिटन एडवाइस देगी, रिटन प्रोक्लेमेशन इशू करना है उसके लिए रिटन फॉर्म में देगी कि हमें प्रोक्लेमेशन इशू करना है, देन प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे। पहले सिर्फ बोलने से ओरली नहीं होगा कि यूनियन कैबिनेट ओरली कह देते हैं कि हमें प्रोक्लेमेशन इशू करना है, राष्ट्रपति पहले कर देते थे जैसे इंदिरा गांधी के समय पे किया गया, वैसा नहीं। अब यूनियन कैबिनेट रिटन फॉर्म में देंगे तभी प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे। नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी। एंड दूसरा है कि सच अ प्रोक्लेमेशन मस्ट बी approved by both houses of parliament within 1 month. Earlier it was 2 months. इसमें क्या है कि जब प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता है तो उसके बाद दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से 1 मंथ के अंदर अंदर अप्रूवल लेना होता है उस प्रोक्लेमेशन के लिए। पहले क्या व्यवस्था थी, पहले क्या था कि 2 मंथ के अंदर अप्रूवल लेना होता था, बट अब नहीं, अब 1 मंथ के अंदर अप्रूवल लेना होता है दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। जब प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता है उसके बाद इफ अप्रूव्ड द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 months। यानी कि जब इमरजेंसी का प्रोविजन लागू हो जाते हैं, प्रोक्लेमेशन लागू हो जाते हैं, तो प्रोक्लेमेशन का ड्यूरेशन क्या होता है, 6 month का होता है। उसके बाद वो स्वतः पास हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसको आगे भी एक्सटेंड करते रहे, एक्सटेंड इंडेफिनिटली, तो हमें क्या करना है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए 6 मंथ पे। यानी कि जब हम 6 मंथ करके इसको अप्रूव करा सकते हैं, प्रोक्लेमेशन इशू करा सकते हैं, इमरजेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन
एक प्रोक्लेमेशन का ड्यूरेशन टाइम पीरियड सिर्फ 6 मंथ का होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 6 मंथ के आगे भी इसे फर्दर रखें, कंटिन्यू रखें इस प्रोक्लेमेशन को, तो हमें क्या करना होगा, 6 मंथ बीतने से पहले, जैसे हमारा 6 मंथ खत्म होने वाला होगा, उसी वक्त हमें दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा दोनों से वापस से अप्रूवल कराना पड़ेगा। और चलो वो भी 6 मंथ के बाद, एक 6 मंथ के लिए हमारा लग गया, फिर हम कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो उसके अंदर हम फिर से इसको अप्रूवल करा लेते हैं। उसके बाद भी अगर हमें कराना है तो फिर कराना पड़ेगा वापस से। 6 मंथ पूरे होने से पहले हमें दोनों ही हाउसेस से अप्रूवल लेने पड़ेंगे उस प्रोक्लेमेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। तो यही चीज कहता है कि एक प्रोक्लेमेशन का ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है, और अगर हम उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है एवरी 6 मंथ। जितने समय के लिए करना है कीजिए, लेकिन 6 मंथ पे आपको अप्रूवल लेना होगा, यानी हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति से इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। The 44th Amendment also introduced that if 1/10 of the members of the Lok Sabha request a special session to discuss the proclamation, the President must summon such a session. अगर लोकसभा के 10% सदस्य, अगर 10% सदस्य भी, मेंबर भी विशेष सत्र की मांग करते हैं, स्पेशल सेशन की मांग करते हैं, क्यों, वो प्रोक्लेमेशन जो इशू होने वाला है उसके लिए डिस्कस करने को, तो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को वो सेशन बुलाना पड़ेगा। और ऐसा ये प्रावधान आया कहां से, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद आया कि अगर लोकसभा के 10% सदस्य भी स्पेशल सेशन बुलाना चाहते हैं उस प्रोक्लेमेशन को डिस्कस करने के लिए, तो राष्ट्रपति को वो समन सेशन बुलाना पड़ेगा, वो सत्र बुलाना पड़ेगा। तो यही चीज की 44th अमेंडमेंट एक्ट के पहले ओरली हो जाता था कि प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से कह देते हैं और राष्ट्रपति से प्रोक्लेमेशन इशू कर देते थे। तो यही सब चीज 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद खत्म कर दिया गया कि नहीं, अब रिटन फॉर्म में दिया जाएगा कि कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, प्रोक्लेमेशन इशू करना है, देन राष्ट्रपति इशू करेंगे, उसके बाद इसे अप्रूवल लिया जाएगा। जो पहले 2 मंथ का पीरियड था, 1 मंथ का ड्यूरेशन दिया गया। और ये भी साथ में कि अगर पहले था कि वही चीज की प्राइम मिनिस्टर कह दिए और राष्ट्रपति लागू कर दिए, लेकिन नहीं, अब अगर लोकसभा चाहती है कि एक सेशन आए, कि स्पेशल सेशन है सिर्फ उस प्रोक्लेमेशन को डिस्कस करने को, तो भी राष्ट्रपति उस सेशन को बुलाएंगे। अब आगे देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इस नेशनल इमरजेंसी लागू होने से क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन, द फेडरल स्ट्रक्चर बिकम्स यूनिटरी इन नेचर। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो इन यूनिटरी नेचर हो जाता है, यानी जो स्टेट अपना वर्क अलग करती है, सेंट्रल अपना वर्क अलग करती है। तो जब प्रोक्लेमेशन इशू होता है, नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, तब वहां पे सिर्फ सेंट्रल का वर्क होता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है उस प्रोक्लेमेशन पीरियड तक बंद रहता है, वो वर्क करते हैं लेकिन वो स्वतः कोई डिसीजन नहीं ले सकते। उस समय राष्ट्रपति यानी कि प्राइम मिनिस्टर सारे अथॉरिटी वहां के गवर्नर को दे देते हैं। प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद वहां की गवर्नर डिसीजन लेती है। जो स्टेट गवर्नमेंट और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनका वर्क वहां पे उस टाइम पीरियड तक के लिए स्थगित हो जाती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, जो लिस्ट 2 में दिए गए हैं, उन पे भी पार्लियामेंट कानून बनाने लगती है। जिसे 7 शेड्यूल के में दिया गया है कि स्टेट लिस्ट पे एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट को लॉ बनाने का, बट कुछ एक्सेप्शन है जिसमें यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लेकिन नहीं, जब इमरजेंसी लागू होती है, जब प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता है, तो उसके बाद जो स्टेट लिस्ट का खुद का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सपेंड, यानी कि केंद्र सरकार के जो एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं वो भी काफी ज्यादा विस्तार हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनके कार्यकारी अधिकार काफी बढ़ जाते हैं। दूसरा हमारा इफेक्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स। पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट, यानी संसद को किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी कि स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जब इमरजेंसी लागू रहते हैं, तो इमरजेंसी के टाइम पे। अब तीसरा हमारा ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, ये कैसे बढ़ता है ये देखते हैं कि द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जैसे कि अब इमरजेंसी लागू है, जैसे 5 साल की कार्यकाल खत्म होने वाली है और उससे बस खत्म होने से कुछ टाइम पहले प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता है, इमरजेंसी लग जाता है, तो क्या, तो उस टाइम पे 1 ईयर के लिए वो अपना टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। लोकसभा का टाइम पीरियड 1 ईयर के लिए एक समय पर 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि और क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ते हैं जब इमरजेंसी प्रोविजन लागू होते हैं, यानी कि प्रोक्लेमेशन जब इशू होता है
तब हमारे जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आर्टिकल 19 वगैरह में, पार्ट 3 में जो भी फंडामेंटल राइट है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको देखेंगे। तो आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। यानी जो इमरजेंसी है वो अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि युद्ध और बाहरी आक्रमण की वजह से लागू हुआ है, तो आर्टिकल 19 में जितने भी राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। उसके लिए हमें कोर्ट में जाकर हम अपने राइट्स को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जब हमारा प्रोक्लेमेशन इशू होता है तो उसी में लिख दिया जाता है, वो उसमें डिटेल रहता है कि जब ये इशू हो गया तो आप अपने फंडामेंटल राइट को कोर्ट में चैलेंज नहीं करा सकते, इशू नहीं करवा सकते। हमारा आर्टिकल 19 में जो भी अधिकार दिया गया, राइट टू स्पीच, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तो ये सब जो राइट दिए गए हैं 6 आर्टिकल 19 में, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं और हम इसके लिए कोर्ट चैलेंज कर भी नहीं सकते। एंड दूसरा है कि अदर फंडामेंटल राइट्स कैन आल्सो बी सस्पेंडेड, और भी जितने राइट्स हमारे पार्ट 3 में दिए गए वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 जो राइट्स है हमारे आर्टिकल में, वो सस्पेंड नहीं होते हैं अगर आपात युद्ध घोषणा हो जाती है, फिर भी नहीं होते। तो हम देखेंगे कि आखिर आर्टिकल 20 और 21 है क्या। तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कि आर्टिकल 20 और 21 क्या है। अब हम साथ ही यहाँ ये भी देखेंगे क्या पहले नेशनल इमरजेंसी आज से पहले कभी लागू हुई है, तो हाँ 3 बार 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी लागू हो चुकी है हमारे यहाँ। तो कब कब लागू हुई है देखेंगे। पहला 1962 में हुआ है ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर के समय, जो कि एक्सटर्नल एग्रेशन पे था। दूसरा 1971 में हुआ है ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर, वो भी एक्सटर्नल एग्रेशन पे था। और तीसरा हुआ है 1975 में, जो कैसे हुआ हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि ये इंदिरा गांधी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। और ग्राउंड क्या था इनका, इंटरनल डिस्टर्बेंस। जैसे ऊपर का दोनों जो इंडो चाइना वार है और इंडो पाक वार है, दोनों ही एक्सटर्नल एग्रेशन पे था। और 1975 का जो इमरजेंसी था उसका ग्राउंड हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस था। उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर डायरेक्ट राष्ट्रपति से कहते कि हमें प्रोक्लेमेशन इशू करना, और राष्ट्रपति इशू कर देते हैं। तो जब प्रोक्लेमेशन हटा लेता है, इंदिरा गांधी द्वारा हटाया जाता है, तो उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आता है, और उसके थ्रू ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसा वर्ड हमारे संविधान में रखा गया था नेशनल इमरजेंसी लगाने में, उस ग्राउंड को हटाकर आर्म रेबेलियन रखा गया था। रिवोकेशन हो सकता है प्रोक्लेमेशन का, तो हाँ 44th अमेंडमेंट के बाद प्रोक्लेमेशन लगाने का, इशू करने के तो प्रोविजन को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया, ग्राउंड को भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया, प्रोविजन को स्ट्रिक्ट कर दिया गया, सारे रूल नियम को स्ट्रिक्ट कर दिया गया प्रोक्लेमेशन इशू करने के लिए। बट रिवोक करने के लिए बहुत इजी प्रावधान रखा गया कि बाय प्रेसिडेंट ही इसको रिवोक कर सकते हैं और वही इसको इशू भी कर सकते हैं। तो बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन, वो जब चाहे प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद एक और डिक्लेरेशन करके वो अपने प्रोक्लेमेशन जो इशू हुआ है उसको रिवोक कर सकते हैं। दूसरा, इट कैन आल्सो बी रिवोक लोकसभा पासेज रिजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी, कि लोकसभा के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से भी रिवोक किया जा सकता है प्रोक्लेमेशन को। जब आवश्यकता पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है, तो लोकसभा द्वारा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और सिंपल मेजोरिटी के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके प्रोक्लेमेशन को रिवोक किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ नेशनल इमरजेंसी हो सकता है कि नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले था कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। पुराना जो प्रोविजन है वो यही था कि जुडिशियल रिव्यू ने एक बार प्रोक्लेमेशन इशू हो गया तो कोर्ट को कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो उस पर सवाल उठाए कि ये सही है गलत है क्या है। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये ऐसा प्रावधान दिया गया कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू होगा, नेशनल इमरजेंसी का भी जुडिशियल रिव्यू होगा। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कहा गया कि ये जरूरी है कि हो सकता है कभी कभी अनरीजनेबल ग्राउंड पे भी प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता है, तो इसका रिव्यू करना जरूरी है कि जो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है वो उचित ढंग से हुआ है कि नहीं, उचित तरीके से किया गया कि नहीं, किस बेसिस पे किया गया, क्या सच में वैसा कारण था प्रोक्लेमेशन इशू करने का। क्योंकि जब इंदिरा गांधी के समय पे प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था तो बेवजह का कर दिया गया था। तो इन सबसे निपटने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये भी दे दिया गया मिनर्वा मिल्स केस के द्वारा कि हाँ 44th अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू होगा, नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू होगा। अब होगा 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद। अब चलिए हम लोग सबको एक जगह समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी है क्या। तो द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी गिव द यूनियन गवर्नमेंट वाइड पावर्स टू डील विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। जब हमारे यहाँ कोई
ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देती है और साधारण शक्तियां प्रदान करती है कि जब विशेष परिस्थिति विद्यमान हो हमारे यहाँ तो नेशनल इमरजेंसी जैसा प्रावधान है और वो लगाया जाए, प्रोक्लेमेशन इशू किया जाए। However, such powers must be used responsibly and constitutionally, ensuring that the democratic spirit and rights of the citizens are preserved. लेकिन ये जो नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो प्रावधान देती है यूनियन गवर्नमेंट को प्रोक्लेमेशन इशू करने का, इस शक्तियों का संवैधानिक और जिम्मेदारी से उपयोग जरूरी है ताकि लोकतंत्र की आत्मा और नागरिकों के अधिकार की रक्षा हो सके। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय पे हुआ ना कि असाधारण तरीके से लगा दिया गया, तो नहीं कि नेशनल इमरजेंसी जो प्रोविजन है हमारे यहाँ प्रोक्लेमेशन इशूज के आधार पे किया जाएगा तो उसको बहुत ही सावधानी से किया जाएगा, संवैधानिक और जिम्मेदारी तरीके से किया जाएगा ताकि ना ही लोकतंत्र की आत्मा को नष्ट पहुंचे, ना ही नागरिकों के अधिकारों को का नष्ट हो। लोकतंत्र की आत्मा और नागरिकों के अधिकार दोनों की रक्षा हो सके। The 44th Amendment Act has made several safeguards to prevent its misuse, learning from past experiences. भाई इंदिरा गांधी के समय पे जो भी मिसयूज किया गया नेशनल इमरजेंसी का, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद बहुत ही सेफगार्ड दिया गया, प्रिवेंट किया गया हमारे नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन को ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। अब चलिए हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो कौन इशू करते हैं, प्रेसिडेंट इशू करते हैं। ठीक, तो जो वर्ड एंड एक्सटर्नल एग्रीगेशन के आधार पे इशू किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक, और जो आर्म्ड रेबेलियन के आधार पे किया जाता है उसको हम इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, इंटरनल इमरजेंसी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर टू फ्रेंड्स, कलीग्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो लो, वहां से पीडीएफ फॉर्म आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा।